तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 5 एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि कल की क्लास में मैंने सबसे पहले आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से बताया था। फिर इसी तरह से मैंने आपको कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, एक आपका ब्रेन और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। फिर इसी तरह से मज़ीद मैंने आपको ये बताया कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके मज़ीद क्लासिफिकेशन हुई है। इसमें आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, जो कि अपने ख़ास फंक्शन के लिए क्या होते हैं, इसको जाने जाते हैं। तो कल की क्लास में हमने काफ़ी डिटेल के साथ चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फिर एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के हवाले से हमने बात की थी। काइंडली अपने माइक्स को म्यूट। पिछले क्लास में आपको एड्रेनोसेप्टर्स के बारे में बताया था कि हमारे साथ जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इसके वेरियस क्लासेस हैं, जिसमें अल्फ़ा 1 एड्रेनोसेप्टर्स आते हैं, अल्फ़ा 2 आते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 आते हैं। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेनोसेप्टर्स हैं। फिर इसी तरह से अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के हवाले से मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर इसी तरह से अल्फ़ा 1 एड्रेनोसेप्टर्स कहाँ पर पाए जाते हैं और जहाँ पर पाए जाते हैं तो वहाँ पर ये किस तरह के असरात को पैदा करती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल के क्लास में काफ़ी डिटेल के साथ बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आ चुकी होंगी। फिर इसी तरह से मैंने आपको अल्फ़ा 1 एड्रेनोसेप्टर ड्रग्स के हवाले से बताया था कि अल्फ़ा 1 में हमारे साथ सेलेक्टिव एगोनिस्ट भी आते हैं और अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। अब हम आ जाते हैं अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर की तरफ और इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर्स की। अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर्स क्या है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। तो अल्फ़ा 2 स्टिमुलेशन लीड टू इधर, जब अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, मतलब अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स के साथ जब एड्रेनोसेप्टर्स क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जॉइन होते हैं। तो जब अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, डिक्रीज एडिनाइल साइक्लेज एक्टिविटी। जो एडिनाइल साइक्लेज होते हैं, साइक्लेज ये हमारे साथ एक एंजाइम है एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मीडिएटेड बाय द इनहिबिटरी रेगुलेटरी G1 प्रोटीन, जो कि हमारे साथ जो इनहिबिटरी रेगुलेटरी G1 प्रोटीन है, इसके ज़रिए जो है ये एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो इसके साथ क्या होता है, लीड टू डिक्रीज कम्प्लीमेंट्री एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काजिंग डिक्रीज नॉर एपिनेफ्रीन रिलीजिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे साथ कम्प्लीमेंट्री एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं उसकी प्रोडक्शन में क्या आ जाती है, डिक्रीज आ जाती है। जब इसकी प्रोडक्शन में डिक्रीज आती है तो इसकी वजह से नॉर एपिनेफ्रीन की जो प्रोडक्शन है, रिलीज़ है, उसमें भी डिक्रीज़ आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से जो ग्लैंडुलर सेक्रीशन होती है, मुख्तलिफ ग्लैंड जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे थे, सिक्रीज कर रहे थे, तो वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ पोटाशियम आयन चैनल की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हाइपर पोलराइजेशन जो है क्रिएट हो जाती है। सो अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटरी व अल्फा 2 रिसेप्टर्स आर इनहिबिटरी। सो यहाँ पर आप लोगों को ये बात अब क्लियर होनी चाहिए कि अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हमारे साथ जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं, इसकी सिक्रीशन की वजह से हमारे साथ जो केचिकोल ओ मिथाइलेज ट्रांसफेरेज एंजाइम होते हैं और इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरे एंजाइम है MOA, ठीक है,
ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन की जो एपिनेफ्रिन हार्मोन की क्या होती है, सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी सिक्रीशन की वजह से जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जब अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो इसके एक्टिवेट होने की वजह से जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम्स होते हैं इसकी एक्टिविटी में डिक्रीज आ जाती है, इसके फंक्शन जो है रिड्यूस हो जाते हैं। इसकी रिड्यूस होने की वजह से जो कम्प्लीमेंट्री एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं तो वो भी कम मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नोर एपिनेफ्रीन की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है और इसकी डिक्रीज होने की वजह से स्मूथ मसल और जो ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर जो है ये स्टिमुलेटरी एड्रेनोसेप्टर है, चीज़ों को स्टिमुलेट करती है, जबकि अल्फा 2 रिसेप्टर जो है ये इनहिबिटरी है। ठीक है, जो कि चीज़ों को क्या करती है, इनहिबिट करती है, रोकती है, डिक्रीज करती है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर, क्लियर, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कि अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं। सो साइट ऑफ अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर्स एंड द इफ़ेक्ट ऑफ देयर स्टिमुलेशन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरह के असरात को पैदा करती है। तो एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल्स प्री साइनेप्टिक, ठीक है, एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल प्री साइनेप्टिक हमारे साथ जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है तो उससे पहले जो है ये वहाँ पर पाए जाते हैं, एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से जब ये स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेशन से मुराद जब ये अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो इसकी वजह से जो नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है ये रिड्यूस हो जाती है। सो ऑटोलिगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि खुद ब खुद होती है। इट अपोजेस द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की जो एक्शन है उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, तो पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर ये एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल में पाए जाते हैं। यहाँ पर जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से जो नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल स्मूथ मसल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, वो कंट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो ये हार्मोन्स है, ठीक है, ये क्या करती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अगेंस्ट काम करती है, उसके अपोजिट काम करती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब होती थी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन्स की सिक्रीशन इंक्रीज होती थी, जिसकी वजह से स्मूथ मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते थे, वेसल जो है वो डायलेट हो जाते थे। ठीक है, इस तरह से होता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट काम होता है। ठीक है, मतलब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के बिल्कुल अपोजिट काम कहाँ पर होता है, जब अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं, अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये अल्फ़ा 1 एड्रेनोसेप्टर के अपोजिट काम करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से जो सिलरी एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर्स पाए जाते हैं। इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर, ठीक है, जो एक्वियस ह्यूमर है उसकी जो आउटफ्लो है उसको इंक्रीज करती है, जो कि ग्लूकोमा में जो है बहुत अच्छा होता है। आल्सो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर कहाँ पर पाई जाती है, आपके आई में जो वाटर होता है ना, तो इसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। तो इस वाटर को क्या कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। तो एक्वियस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है उसको भी डिक्रीज करती है और उसकी जो आउटफ्लो है उसको इंक्रीज करती है। इन द स्मूथ मसल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक वाल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के जो वाल है तो उसमें जो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं तो उसमें भी ये अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर्स होते हैं। जब वहाँ पर ये 2 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से जो वाल्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के वो रिलैक्स हो जाते हैं और इसी तरह से जो पेरिस्टाल्सिस होती है वो क्या हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है डिक्रीज हो जाती है इनडायरेक्टली बाय रिड्यूसिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की जो सिक्रीशन है वो रिड्यूस होने की वजह से, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो इसकी वजह से जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अच्छा जी। इसी तरह से अब अगर हम अल्फ़ा 2 एड्रेनोसेप्टर्स ड्रग्स की बात करें तो इसमें भी हमारे साथ अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट आते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लोनिडीन्स आ गए। इसी तरह से मिथाइल डोपा आ जाते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं। एप्राक्लोनिडीन आते हैं जो कि टॉपिकली हम यूज़ करते हैं आइस के लिए, ठीक है। इसी तरह से अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में आपके पास योमी बीम आ जाते हैं और इसी तरह से मेटाजपीन आ जाते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे साथ अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करती है। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। जहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आती तो काइंडली पूछा करें, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक से इंशाल्लाह पूरा क्लियर करके हमने आगे जाना होगा। फिर हमारे साथ आता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात करेंगे, इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो equally responsive to naturally occurring catechols amines that is epinephrine and non-epinephrine। ये भी बिल्कुल नेचुरली जो catechols amines होते हैं, एपिनेफ्रीन हो गए, नॉन एपिनेफ्रीन हो गए, उसी की तरह से जो है क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी अगर हम क्लासेस की बात करें तो इसके हमारे साथ 3 क्लासेस है, एक बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर, एक बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर और एक बीटा 3 एड्रेनोसेप्टर्स है, ठीक है। तो वन बाय वन अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंतहाई सिंपल है, सही है, जस्ट गौर से आप लोगों को सुनना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स की। बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स जो है सबसे पहले ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हार्ट के मसल्स में पाए जाते हैं, मायोकार्डियम में ये पाए जाते हैं, हार्ट के जो मसल है, ठीक है। इन द हार्ट बीटा 1 स्टिमुलेशन काजेज, हार्ट में जो बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स पाए जाते हैं तो ये जब स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे नोड में, साइनो आर्टिक्यूलर नोड में ये क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, मतलब ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है, ठीक है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक हार्मोन है या रिसेप्टर्स है, क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। इसी तरह से मायोकार्डियम टिश्यूज में ये क्या करती है, इंक्रीज कंट्रेक्टिलिटी, मतलब ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक जो कि कंट्रेक्टिलिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक से मुराद ये है कि ये हार्ट रेट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसी तरह से कंडक्टिंग सिस्टम में भी ये पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक है, ठीक है। कंडक्शन वेलोसिटी से मुराद ये है कि जो नर्वस या जो नर्वस सिग्नल्स होते हैं उसको क्या करती है, उसको इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होते हैं और रिसीव होते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम में ये बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स के स्टिमुलेशन की वजह से जो ड्रोमोट्रोपिक एक्टिविटीज़ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो नर्वस रिस्पॉन्सेज होते हैं या सिग्नल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं और रिसीव होते हैं। इन द juxtaglomeralar apparatus, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus ऑफ द किडनी, किडनी का जो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है, मतलब जक्स्टामेडुलरी या क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर
जो एरिया होता है वहाँ पर बीटा 1 एड्रीनोसेप्टर्स होते हैं। तो वहाँ पर जब ये बीटा 1 एड्रीनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो इसकी वजह से रिनिन हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फेट सेल में जो है बीटा 1 के साथ बीटा 3 भी होते हैं, ठीक है। तो जब बीटा 1 इंक्रीज़ होता है, स्टिमुलेट होता है, तो इस वजह से लिपोलाइसिस होता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है, लिपिड की ब्रेकडाउन जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। बीटा 1 एड्रीनोसेप्टर ड्रग्स की अगर हम बात करें तो बीटा 1 एड्रीनोसेप्टर में भी आपके पास सेलेक्टिव एगोनिस्ट भी आते हैं और सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट भी आते हैं। सेलेक्टिव एगोनिस्ट की अगर हम बात करें मतलब वो ड्रग्स जो कि किसी भी फंक्शन को इंक्रीज करती है, उसको मज़ीद जो है स्टिमुलेट करती है, उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। तो बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट में हमारे साथ जो ड्रग आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोब्यूटामीन कहते हैं, ठीक है। डोब्यूटामीन ये बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, तो सिर्फ ये एक ही ऑप्शन आपको जो है ये ऑप्शंस में मेंशन होगा, तो आपने फिर इसको सेलेक्ट करना है, डोब्यूटामीन, ठीक है। बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास एटिनोलोल भी आ जाते हैं, इस्मोलोल भी आ जाते हैं और मिथोप्रोलोल भी आ जाते हैं। मतलब ये है कि ये बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। अगर बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है तो बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। अगर बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट जो है वो हार्ट जो क्या कहते हैं, जो कंट्रक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, तो बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है? सही है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ जी, कंफ्यूजन। एगोनिस्ट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अभी आपने पढ़ा कि बीटा 1 एड्रीनोसेप्टर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हार्ट के मसल में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब ये एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो इसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कंट्रक्टिलिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये एगोनिस्ट क्या करता है, उसको मज़ीद इंक्रीज़ करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एगोनिस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। मतलब एगोनिस्ट उसको इंक्रीज़ करता है तो एंटागोनिस्ट उसको क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे वो डिक्रीज हार्ट रेट में देते हैं ना, हाँ, हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए डिब्यूटामिन देते हैं, और एटिनोलोल ये जितने भी एलओएल जिनके साथ आता है ये हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज करते हैं, ये डिक्रीज जैसे करते हैं। एटिनोलोल हो गए, स्मोलोल हो गए, मिटोप्रोलोल हो गए, अगर एबनॉर्मली हार्ट रेट इंक्रीज हुआ हो, कंट्रक्टिलिटी इंक्रीज हुई हो, तो उसके लिए फिर हम ये एटिनोलोल, स्मोलोल या मिटोप्रोलोल देते हैं, जिसके ज़रिए हम हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। सही है। 1 by 1 होते हैं ना? किस तरह से 1 by 1? सर जैसे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब अगर एगोनिस्ट होगा तो उसमें ग्लूटामिन होगा और एंटागोनिस्ट जैसे होगा तो एटिनोलोल ये देंगे हम। तो मतलब एट अ टाइम तो प्रेजेंट नहीं होंगे, नहीं 1 by 1 होंगे ये सिचुएशन के मुताबिक प्रेजेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू डिजीज होगा। हाँ, ये अगर जो ब्रैडिकार्डिया में है तो नेगेटिव हम फीडबैक डिब्यूटामिन देंगे, और मैकेनिज्म अगर है, टैकीकार्डिया में है तो फिर हम ये तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं होता कि एकदम ये सब लगाते हैं या बारी बारी लगाते हैं, ऐसे नहीं होता। नहीं सर, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की बात कर रही हूँ, तो मेडिसिन का तो मुझे पता है। बिल्कुल। ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है ये भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। जैसे कि आप लोगों का जो बॉडी होम्योस्टेटिक सिस्टम है, ठीक है, तो ये होम्योस्टेटिक सिस्टम के मुताबिक ही काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर्दियों में हमारे जो
एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एडीएच जिसे हम कहते हैं। सर्दियों में जो है हम पसीना जो है वो हमसे नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह से गर्मियों में हमसे पसीना बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, एवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से सर्दियों में जो है अगर हम बात करें तो सर्दियों में लोगों को जो है ये छोटा पेशाब बहुत कम आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही होती, बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं इसकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पानी को रिटेन नहीं करता बॉडी के अंदर, बल्कि वेस्ट पानी को यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से स्वेटिंग के थ्रू हमारे जिस्म से पानी निकलता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीके से निकलता है। तो इस वजह से हमारे जिस्म को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है फिर पानी को बॉडी के अंदर ही रिटेन करती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पेशाब जो है वो नहीं आता। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी बॉडी खुद ही हमारे जो वाटर रेगुलेशन प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से बाकी भी जितने भी सिस्टम हैं उसको जो है सिचुएशन के मुताबिक कंट्रोल करती रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे बॉडी का ये होम्योस्टेटिक सिस्टम कभी ख़राब हो जाए, इसमें ख़राबी आ जाए, तो फिर इस ख़राबी की हालत में हम कंडीशन के मुताबिक ये वाले ड्रग्स दे सकते हैं। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो, ठीक है, तो इस वजह से फिर हम बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हार्ट रेट ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हो, टेकिकार्डिया हुई हो, तो फिर हम हार्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसमें हमारे पास एटिनोल्स, स्मोलोल, मिटोप्रोलोल ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरह से हार्ट रेट, कंट्रैक्टिलिटी वगैरह जो है ये नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। सर ये बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर। हाँ जी बिल्कुल सही है। जी सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बीटा 2 एड्रिनोसेप्टर्स की तरफ, ठीक है। बीटा 2 एड्रिनोसेप्टर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर साइट की बात करें कि ये बीटा 2 एड्रिनोसेप्टर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल में जब बीटा 2 एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेशन से मुराद जब ये एक्टिवेट होते हैं, तो इसकी वजह से जो स्मूथ मसल होते हैं ब्रोंकियल, तो ये क्या हो जाते हैं, वहाँ पर रिलैक्सेशन काज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन काज हो जाती है। सो बीटा 2 एड्रिनोसेप्टर जो है ये ब्रोंको डायलेटर के तौर पर भी काम करती है, ठीक है। इसी तरह से ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल में ये पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल्स के में जो है ये पाई जाती हैं। तो वहाँ पर जब ये बीटा 2 स्टिमुलेट होते हैं, बीटा 2 एड्रिनोसेप्टर्स, तो ये क्या काज करती है, इन मसल्स को रिलैक्स कर लेती है, जिसकी वजह से वेसल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेसो डायलेशन की वजह से इफेक्ट्स इज यूजुअली मास्क्ड बाय द पोटेंट वेसो कंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये क्या करता था, वेसो कंस्ट्रिक्शन काज करता था। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट बीटा 2 क्या करती है, वेसो डायलेशन काज करती हैं। तो ये ज़रूरत के मुताबिक जो है ये पूरे प्रोसेसेस हमारे बॉडी में क्या होती है, रेगुलेट होती रहती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें जो है याद रखनी होंगी, बीटा 1 बीटा 2 इनके फंक्शंस को आप लोगों ने याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे बढ़े तो ये जो हमारे साथ बीटा 2 एड्रिनोसेप्टर होते हैं तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के वाल में भी पाए जाते हैं, उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो इस स्मूथ मसल में जब ये बीटा 2 एड्रिनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाल के स्मूथ मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर के वाल्स में जो स्मूथ मसल्स
होते हैं वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो जब वहाँ पर ये स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से जो वाल्व्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से नोट दैट एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन इज अपोजिट टू कोलिनर्जिक इन द वाल एंड स्पिंक्टर इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर आपको याद हो तो अल्फा 1 अल्फा 2 में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और जो यूरिनरी ब्लैडर के वाल है वहाँ पर जब ये अल्फा 1 स्टिमुलेट होते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते थे, कंट्रैक्शन काज करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर अब आप लोग देखें बीटा 1 और बीटा 2 जब स्टिमुलेट होते हैं तो ये मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, सो एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन जो है ये कोलिनर्जिक के बिल्कुल अपोजिट काम करती है वाल्व और स्पिंक्टर में। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो वाल्व होते हैं उसमें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। क्लियर है? जी सर। देखिए बहुत सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है पानी की तरह क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से यूट्रस की अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो यूट्रस की स्मूथ मसल में भी ये बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से यूट्रस जो है, यूट्रस के मसल रिलैक्स हो जाते हैं। रिटोड्रिन डिले द लेबर, जिसकी वजह से रिटोड्रिन क्या करते हैं, ये लेबर को डिले करता है। ठीक है, इसी तरह से लिवर में अगर हम बात करें तो लिवर में भी ये बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस और इसके साथ साथ जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है ये इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन जो है वो शुरू हो जाती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह से जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, इससे भी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल लिवर में ये ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है, ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से ये इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? यहाँ पर अब हम अगर बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर ड्रग की बात करें तो बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट में हमारे साथ सल्ब्यूटामोल्स आ जाते हैं जो कि स्पेशली हम अस्थमा में देते हैं, जो कि ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर काम करते हैं, मसल रिलैक्सेंट के तौर पर काम करते हैं। सल्मेट्रोल्स आ जाते हैं, टर्ब्यूटालिन्स आ जाते हैं, रिटोड्रीन्स आते हैं। रिटोड्रीन जो है हम लेबर के दौरान नहीं देते, क्यों? क्योंकि ये लेबर टाइम को क्या करता है, डिले करता है, जिसकी वजह से लेबर बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और डिलीवरी जो है फिर बहुत ज़्यादा टाइम में हो जाती है। इसी तरह से फॉर्मेट्रोल्स, ये आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। ठीक है, बीटा 2 सेलेक्टिव क्या है, एगोनिस्ट है। इसी तरह से अगर बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसमें हमारे साथ ICI 11 85 51 ये क्या चीज़ है, ये आ जाती है, जो कि स्टिल अभी इस पर स्टडी जो है वो जारी है। ठीक है, इसको अभी क्लासिफाई नहीं किया गया है। ठीक है सर, रिटोड्रिन के जो ब्रांड नेम है ये क्या है, कौन सी टैबलेट होती है या ये मेडिसिन होती है जो लेबर को डिले करती है? इसके बारे में, ब्रांड नेम के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिटोड्रिन लिखा गया है, तो बस यही आप लोग देख लिया। आप ब्रांड नेम गूगल में दे दे तो वो आपको बता देगा, बहुत सारे होंगे ब्रांड नेम अकॉर्डिंग टू कंट्री। मुख्तलिफ ममालिक में इसका अपना ही ब्रांड नेम होता है। सही है? अब हम आ जाते हैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स या एड्रेनर्जिक ड्रग्स की तरफ। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स आल्सो नोन एज एड्रेनर्जिक ड्रग, इसको एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। मिमिक द इफेक्ट ऑफ इंडोजीनियस एगोनिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट्स है उसकी तरह ही बिल्कुल क्या करती है, इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। इस वजह से इसको सिंपैथोमिमेटिक्स कहते हैं। मिमेटिक्स का मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था, इस यूनिट के पार्ट 1 में, कि मिमेटिक से मुराद किसी चीज़ को कॉपी करना। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि एड्रेनर्जिक या जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट है उसी
तरह से जो है ये ड्रग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। द प्राइमरी endogenous agonist of the sympathetic nervous system are the catechols amines। तो इसमें हमारे साथ catechols amines आ जाते हैं, ठीक है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स में, जो कि एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन जिसे हम कहते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन जिसको हम नॉर एड्रेनलिन कहते हैं, और इसमें हमारे साथ डोपामीन्स आ जाते हैं विच फंक्शंस एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन। और ये जो हमारे साथ होते हैं, ठीक है, कैटेकोल्स अमीन, तो ये एट अ टाइम न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करते हैं और हार्मोन्स के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक बेस्ट एमसीक्यूज बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ एज अ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपको पता होना चाहिए एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये आपके पास क्या है, एज अ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर क्या करती है, रोल प्ले करती है। क्लियर है? अच्छा जी, एड्रेनर्जिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं। तो इसमें अब हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव आते हैं। तो एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ अल्फ़ा ब्लॉकर्स आते हैं और बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। तो इसको आगे अब हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ड्रग्स, ड्रग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एपिनेफ्रीन्स की अगर हम देखें एपिनेफ्रीन्स को, तो इसमें हमारे साथ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2 आते हैं एपिनेफ्रीन्स के लिए। नॉर एपिनेफ्रीन के लिए अगर हम बात करें, नॉर एपिनेफ्रीन में हमारे साथ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1 आते हैं, ठीक है। प्रीटेरोल, ठीक है, आइसोप्रीटेरोल की अगर हम बात करें तो इसमें बीटा 1 और बीटा 2 आते हैं। डोब्यूटामीन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ सिर्फ बीटा 1 और अल्फ़ा 1 आते हैं। और डोपामीन्स जिनको हम इंट्रोपीन्स भी कहते हैं, तो इसमें हमारे साथ डेल्टा 1 या अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 एट हाई डोजेज जो है ये आते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ मुख्तलिफ ड्रग्स हैं। इसी तरह से अगर हम फिनाइल एपिफ्रीन की बात करें जो कि न्यू साइनरफीन है, ठीक है, जो कि नए ड्रग्स है। न्यू से मुराद जो कि नए ड्रग्स है, ठीक है, नई क्लास है। इसमें हमारे साथ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स आते हैं जो कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। माइक को म्यूट करें। इससे पहले आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया कि ये हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव भी इसमें होते हैं और सेलेक्टिव भी होते हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा बीटा 1, बीटा 2 किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। और सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक होता है, अल्फ़ा 1 के लिए होंगे या अल्फ़ा 2 के लिए होंगे या दोनों के लिए होंगे, इन दोनों के अलावा किसी दूसरे रिसेप्टर को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इन ड्रग्स में ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऊपर आप देख रहे हैं एपिनेफ्रीन अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, तो ये अब नॉन सेलेक्टिव है, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर आपको नहीं बताया गया है, बल्कि इन चारों को ये क्या करता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। सही है? तो ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स है। और जो हमारे साथ सेलेक्टिव एगोनिस्ट है तो वो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपको दिए गए हैं, जो कि सिर्फ अल्फ़ा 1 को करते हैं या अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 2 को, या इसी तरह से बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 2 को करते हैं। सही है? जी सर। तो ये चीज़ें आपने फिर खुद देख लेनी है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है। सही है? अब हम आगे बढ़ेंगे। एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट की अगर हम बात करें, और एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट में हम सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स की बात करें, तो इसमें आपके पास, तो नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स में हमारे साथ पहले जो कि ड्रग्स आते हैं, मतलब एपिनेफ्रीन हो गए, नॉर एपिनेफ्रीन हो गए। तो एंडोजीनियस जो है इसमें हमारे साथ नॉर एपिनेफ्रीन्स आते हैं, एपिनेफ्रीन्स आते हैं, डोपामीन्स आते हैं, ठीक है। सिंथेटिक जो है हमारे साथ जो एक्सोजीनियस है, जो कि बाहर से हम पेशेंट्स को देते हैं, तो इसमें हमारे साथ आइसोप्रेनलीन्स आते हैं। सो नॉन केचिकोल्स अमीन्स हो गए, ये केचिकोल्स अमीन्स हो गए। जो नॉन केचिकोल्स अमीन्स होते हैं इसकी जो पोटेंसी होती है, पोटेंसी से मुराद शिद्दत,
ठीक है, ये क्या होती है, थोड़ी सी लो होती है, और केचिकोल्स एमीन्स की शिद्दत जो है वो हाई होती है, हाई पोटेंसी होती है। इसी तरह से जो नॉन केचिकोल्स एमीन होती है, इसका जो हाफ लाइफ होता है वो लॉन्ग होता है, मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि केचिकोल्स की जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, कम टाइम के लिए ये इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, इसको हम पेरेंटली देंगे, ठीक है। ये नॉन पोलर होता है, ये पोलर होता है। इन नोट नोट इनएक्टिवेटेड बाय को केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। इसी तरह से इनएक्टिवेटेड बाय केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के जरिए ये इनएक्टिवेटेड होते हैं। नॉन केटिकोल्स ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास एम्फेटामीन्स आ जाते हैं, ठीक है, एम्फेटामीन्स, इफिड्रीन्स आ जाते हैं। इसी तरह से आपके पास सीडो इफिड्रीन्स आ जाते हैं, और फिनाइल प्रोप्रानोल अमीन्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, नॉन केटिकोल्स ड्रग्स है। और ये दोनों जो मैंने आपको डिस्कस किए, केटिकोल्स एमीन ड्रग, नॉन केटिकोल्स एमीन ड्रग, ये दोनों क्या है, नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव एड्रिनोसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग्स है। क्लियर है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। नोर एपिनेफ्रीन मतलब नोर एपिनेफ्रीन, जिसको हम नॉन एड्रेनलिन्स भी कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एट अ टाइम बहुत न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है, जो कि नर्वस सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता रहता है, और हार्मोन्स के तौर पर भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। सो नोरेपिनेफ्रिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर इन मोस्ट ऑर्गन, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्गन में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से ये क्या होते हैं, इसकी सिक्रीशन होती है, ये रिलीज होते हैं। इट आल्सो रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल मेड्यूला, ये एड्रेनल मेड्यूला से भी क्या होता है, रिलीज होते हैं। एड्रेनल मेड्यूला कहाँ पर पाए जाते हैं, किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, वहाँ पर एक एड्रेनल कॉर्टेक्स और एक एड्रेनल मेड्यूला होता है। तो एड्रेनल मेड्यूला से भी ये तकरीबन 20% जो है एड्रेनल मेड्यूला से इसकी क्या होती है, सिक्रीशन होती है, रिलीज होती है। इट इज़ अ डायरेक्ट नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट विच एक्ट ऑन ऑल एड्रिनोसेप्टर्स, ठीक है। ये तमाम एड्रिनोसेप्टर्स पर क्या करता है, इफेक्ट करता है, सिवाय बीटा एड्रिनोसेप्टर के, ठीक है। बीटा एड्रिनोसेप्टर के अलावा ये तमाम जो एड्रिनोसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, सारों को क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसमें इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। सही है? काइंडली माइक म्यूट रखा करें, कितनी दफ़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, अच्छा जी, ये इसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होती है, तो एड्रेनर्जिक नर्व्स में जो है 80% जो है ये मिथाइल एमिनो ऑक्सीडेज के ज़रिए जो है, मिथाइल एमिनो ऑक्सीडेज के ज़रिए जो है इसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, जो कि प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इस एंजाइम के ज़रिए इसकी 80% क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। जब इसकी रीअपटेक हो जाती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, ठीक है। रीअपटेक से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर ये वेजिकल है, इस वेजिकल में नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ये मौजूद है। जब इसकी सिक्रीशन की ज़रूरत हो तो ये वेजिकल जो है इस तरह से खुल जाते हैं, ठीक है, और ये जो छोटे छोटे नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। फिर जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो सेल दोबारा इस नॉरएपिनेफ्रिन को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, अपने अंदर रख लेता है, इसको कवर कर लेता है। तो इसको कहते हैं रीअपटेक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रीअपटेक कहते हैं। तो रीअपटेक के बाद जो है ये जो है तकरीबन 80% जो मिथाइल अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसके ज़रिए इसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। MAO से क्या आता है, इसको ज़रा आप लोग देख लिए, थोड़ा सा इस पर मैं कंफ्यूज है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो मेरे माइंड से निकला हुआ है। इफ़ MAO इज़ इनहिबिटेड, अगर हमारे साथ ये एंजाइम ना हो, इसकी सिक्रीशन रिड्यूस हो जाए, तो इससे क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन विल बी रीअपटेक, ये फिर भी जो है इसकी रीअपटेक होगी, लेकिन
ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे, जिसकी वजह से लीड टू रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन अगेन, जिसकी वजह से फिर नॉरएपिनेफ्रिन जो है दोबारा से ये क्या होंगे, रिलीज होंगे। इसी तरह से 15% इसकी जो मेटाबॉलिज्म है तो वो केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के ज़रिए जो है इसकी होती है, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद जो हमारे साथ ये हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो वहाँ पर इस एंजाइम के ज़रिए जो है 15% इसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा 5% रीच द ब्लड एंड मेटाबोलाइज द लिवर, और इसके साथ साथ 5% जो है वो ब्लड के ज़रिए लिवर में जाती है, और लिवर में जो है इसकी मेटाबॉलिज्म होती है एड्रेनर्जिक जो हमारे साथ क्या होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर सही है, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज, बिल्कुल यस सर, यही है। सही है, सही है, बिल्कुल। तो यही मैं आपको बता रहा था। तो मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज के ज़रिए तकरीबन 80% इसकी क्या होती है, नॉरएपिनेफ्रिन की मेटाबॉलिज्म होती है प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पर, जबकि 15% जो है कोच कैचिकोज ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के ज़रिए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर इसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। सही है। इसी तरह से नॉरएपिनेफ्रिन की अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें, तो सबसे पहले तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 2 से लेकर 3 मिनट तक होती है, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इस ये जो है हाफ 50% जो है वो इफेक्ट रिड्यूस हो चुका होता है, ठीक है। वेरी शॉर्ट बिकॉज इट हैज़ रैपिड मेटाबॉलिज्म, इसकी जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करती है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, इसके साथ साथ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। सो इन शॉक इट विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो जो शॉक कंडीशन होता है, तो शॉक कंडीशन में ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। नॉट गिवन ओरली बिकॉज इट विल बी इनएक्टिवेटेड बाय इंटेस्टिनल एंजाइम। इसी तरह से ये जो नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग्स है, इसको हम ओरली पेशेंट को नहीं दे सकते। क्यों? अगर ओरली देंगे तो ये स्टमक में जाएगा, स्टमक पर जो है ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वहाँ पर जो इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं वो इसकी जो एक्टिविटी फंक्शन है उसको क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं फिर किसी तरह से भी इफ़ेक्टिव नहीं रहते। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें, तो नॉरएपिनेफ्रिन इज़ नॉट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, ये इस तरह कॉमनली यूज़ नहीं होता जैसे कि एपिनेफ्रिन होता है। हाउ एवर इसको हम कार्डियक अरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, या शॉक में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे। एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनलिन है, ठीक है। एपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड फ्राम एड्रेनल मेडुला, ये भी एड्रेनल मेडुला से तकरीबन 80% रिलीज़ होता है। जो नॉर एपिनेफ्रिन था वो 20% रिलीज़ हो रहा था, जबकि एपिनेफ्रिन जो है ये 80% एड्रेनल मेडुला से रिलीज़ होता है इन सर्टन एरिया ऑफ द ब्रेन, और कुछ ब्रेन के जो कुछ एरियाज हैं वहाँ पर भी तकरीबन 20% वहाँ से रिलीज़ होता है। सो एपिनेफ्रिन इज़ डायरेक्ट एक्टिंग नॉन सेलेक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं तमाम एड्रेनोसेप्टर्स पर सिवाय बीटा रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर के, ठीक है। इसकी जो हाफ लाइफ है, ठीक है, एपिनेफ्रिन की तो 2 to 5 मिनट है। नॉर एपिनेफ्रिन की 2 to 3 मिनट्स था, जबकि इसकी जो है 2 to 5 मिनट्स होती है। नॉर एपिनेफ्रिन की तरह ये भी हम पेरेंटली देते हैं, पेशेंट को ओरली नहीं दे सकते, मतलब सबक्यूटेनियसली पेशेंट को देंगे या इंट्रावीनियसली या इंट्रामस्कुलर देंगे, लेकिन ओरली नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ऑलरेडी रीज़न जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जूसेस की वजह से इसके इफ़ेक्ट्स जो है ये क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। हैव द सेम फार्माकोकाइनेटिक एज नॉरएपिनेफ्रिन, और इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो भी बिल्कुल सेम है जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन की मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। कोई क्वेश्चन है?
टी के नीचे आपको जो 1/2 नज़र आ रहा है तो ये हाफ लाइफ को शो कर दे। टी मीन टाइम, तो हाफ लाइफ मतलब इसकी कितनी है, 2 से लेकर 5 मिनट है। ठीक है। एपिनेफ्रीन की अगर हम थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो इसकी थेराप्यूटिक यूजेस ये है कि एपिनेफ्रीन को कॉमनली हम प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर एपिनेफ्रीन के। ये ब्रोंकियल अस्थमा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये एज अ क्या काम करता है, एज अ डायलेटर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, ब्रोंको डायलेटर के तौर पर। सो टू एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर टू काज ब्रोंको डायलेशन। नाउ इट इज़ नॉट कॉमनली यूज बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये टेकिकार्डिया काज करती है और एरिथमिया का हार्ट रिदम को एबनॉर्मल करती है और हार्ट रेट को ये क्या करती है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ाती है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक में हम इसको यूज़ करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक मतलब एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इसको यूज़ करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में यूज़ करते हैं। जब ब्रेडिकार्डिया हो तो ब्रेडिकार्डिया के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें हार्ट रेट क्या हो जाती है, हम बढ़ा देते हैं और सर्जरी के दौरान हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।